was built to last with the webs I'm weaving, I could change them. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी। एनसीईआरटी के क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर से हम चालू करेंगे। अभी एनसीईआरटी के क्लास 11 एंड क्लास 12 इन दोनों में सिलेबस का बहुत सारा चेंजेस होता रहेगा। ठीक है, ये कोरोना के टाइम से, कोविड के टाइम से चालू हुआ है, तब से सिलेबस चेंज होना। और चेंज मतलब क्या, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सिलेबस जितना था उससे अमाउंट कम होता जा रहा है। लेकिन आप इस झांसे में मत रहिएगा कि अमाउंट कम होता जा रहा है, मतलब जितना कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका क्वेश्चन उस पोर्शन से नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप ध्यान भी मत देना कि सिलेबस का कौन सा पोर्शन कम हो रहा है, क्योंकि जो भी पोर्शन है सिलेबस में वो ऑलरेडी आपके हायर स्टडीज के लिए, चाहे आप कोई भी डिसिप्लिन को लेके आगे बढ़ो कॉलेज के टाइम में, हायर स्टडीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए 2020-21 का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 11 एंड क्लास 12 में, उसी को आप फॉलो करो। उससे कम करने के लिए मत कोशिश करना, वो तो आप पढ़ो ही पढ़ो, जितना है वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और मैं आज यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से चालू कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था कि आपको कैसे बोर्ड के लिए पढ़ना है, साथ में नीट और आईआईटी जेईई के लिए पढ़ना है। और वहाँ पे मैंने ये बताया था कि आपका जो एनसीईआरटी का किताब है उसको मैं लाइन वाइज, हर एक चैप्टर में पेज वाइज या लाइन वाइज खत्म करवाऊंगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में 3 रेफरेंस बुक सॉल्व करवाऊंगा। एक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एक ऑर्गेनिक के लिए और एक है इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए एन के अवस्थी, ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान और इनऑर्गेनिक के लिए कपिल कुमार। एनसीईआरटी और जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको मैं ऑल्टरनेट वे में कवर करवाऊंगा। मतलब मैं एक दिन एनसीईआरटी का एक चैप्टर का कुछ पन्ना अगर पढ़ा रहा हूँ, मतलब अगले दिन उन तीनों रेफरेंस बुक का कोई में से कुछ प्रॉब्लम्स उठा के उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो ऐसे करते आपके बोर्ड के लिए भी तैयारी हो जाएगा और साथ साथ में आईआईटी जेईई और नीट के लिए भी तैयारी होता रहेगा। जैसे इस फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ के फर्स्ट कुछ पेजेस में एग्जाम में आने लायक कुछ नहीं है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, कि जब आप कोई चैप्टर को पढ़ोगे तो उसको एज ए स्टूडेंट मत पढ़िए, उसको एज ए क्वेश्चन पेपर सेटर पढ़िए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप खुद अगर क्वेश्चन पेपर सेट करते, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का हो या फिर बोर्ड के एग्जाम का हो, तो आप खुद स्टूडेंट्स को क्या क्या क्वेश्चन देते ये आपको सोचना पड़ेगा और उसी प्रोसेस में आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी देखिए, फर्स्ट कुछ पेजेस जो है इस चैप्टर का, वो आप बस एक फील लेने के लिए पढ़ सकते हो। आपने अभी अभी अगर क्लास 10 खत्म किया है और क्लास 11 के केमिस्ट्री को लेके पहली बार अगर आप बैठ रहे हो, तो इसको बस एक थॉरो रीडिंग दीजिए कि केमिस्ट्री कहाँ से आया है, कैसे आया है, हमारे डेली लाइफ में हर एक चीज कैसे केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये कैसे हुआ था? इट वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, मतलब ये केमिस्ट्री की खोज करने के लिए कोई अलग से बैठा नहीं था। केमिस्ट्री का खोज किस लिए हुआ? क्योंकि इट केम अप एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। दो अलग अलग चीजों के सर्च करने के वक्त हमें केमिस्ट्री को डेवलप करना पड़ा। एक है फिलोसोफर स्टोन, जिसको माना जाता था कि ये आयरन, कॉपर, इस टाइप के जो बाकी मेटल है, बेस मटेरियल्स, उनको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है ये पर्टिकुलर फिलोसोफर स्टोन। और इसके पीछे रीजन क्या है वो जानने के लिए। और दूसरा है कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ, एलिक्सिर मतलब अमृत, एलिक्सिर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टलिटी। तो इस टाइप के मिथ, मिथ मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं था कि ये सच है या झूठ है, लेकिन जेनरेशन वाइज आप अपने बड़ों से सुनते आ रहे हो, तो ऐसे चीजों को मिथ कहा जाता है। और इस मिथ के पीछे रीजन क्या है वो खोजने के लिए जब लोग साइंटिफिक फील्ड में उतरे, तब उनको पता चला कि केमिकल एनालिसिस या केमिस्ट्री करके भी अलग एक टॉपिक हो सकता है, जो कि बहुत सारे साइंटिफिक घटनाओं को, साइंटिफिक फिनोमेना, साइंटिफिक घटनाओं को डिस्क्राइब कर सकता है। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड आयाट्रोकेमिस्ट्री। ये आई है, एल नहीं है, सो दिस इज आयाट्रोकेमिस्ट्री। आयाट्रोकेमिस्ट्री मतलब ये फिजियोलॉजी या मेडिसिन का रिलेटेड केमिकल टेक्नोलॉजी है, उसको हम आयाट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और एल्केमी के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत पहले पर्टिकुलरली ये नाम नहीं था रसायन या केमिस्ट्री, तब लोग बोलते थे एल्केमी।
तो पहले 2-3 पेजेस में आपको यही दिखने को मिलेगा कि इंडिया में और बाहर के देशों में कैसे केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप किया, और आप इसको स्किप मत करो, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। आपको समझने में एक आसानी हो जाएगा कि आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं और कहाँ से इसका शुरुआत हुआ। जहाँ से मेनली आपका नॉलेज गेनिंग चालू होगा, दैट इज नेचर ऑफ मैटर। इस टॉपिक से आपका एक्चुअल पढ़ाई चालू हो रहा है। नेचर ऑफ मैटर में आप पहले ये पूरा पैराग्राफ एक बार रीडिंग दो, पढ़ो, समझो, और उसके बाद देखो कि यहाँ से पर्टिकुलरली कौन सा एक या दो लाइन इंपॉर्टेंट है और उसको आप अलग से नोट कर लो। जैसे कि आप अगर यहाँ से पढ़ना चालू करोगे, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। आपने पहले पढ़ा होगा, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये जानकारी दिया गया है कि मैटर आप साइंटिफिकली उसी चीज को कह पाओगे जिसका कुछ पर्टिकुलर मास होगा और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी होगा। अब ये लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, मतलब हम भी एक मैटर है, हम लिविंग थिंग है, लेकिन अब जिस मोबाइल या लैपटॉप डिवाइस से ये वीडियो देख रहे हो वो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट उसका भी कुछ मास है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, सो दैट इज ऑल्सो अ मैटर। Next line is everything around us. For example, book, pen, pencil, water, air, all living beings, etc. are composed of matter. You know that they have mass and they occupy space. तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स का बात किया गया है और साथ में ऑल लिविंग बींग्स, इनको भी इंक्लूड किया गया है मैटर में, क्योंकि दे ऑल हैव सम मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। Let us recall the characteristics of the states of matter. अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन उसके पहले आपने जो ये रीडिंग दिया, एक बार आपको मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि पढ़ने के साथ साथ आप नोट मेकिंग भी कैसे करोगे, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम रिवीजन देने का काम आसान हो जाए। आपके पास अगर नोट है तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन नोट आप तभी बनाना जब एक पैराग्राफ या फिर एक पेज कम से कम आपने 2 बार पढ़ लिया है और समझ लिया है। जैसे कि पर्टिकुलरली इस पैराग्राफ में अबाउट नेचर ऑफ मैटर आपने एक बार रीडिंग दिया, रीडिंग देने के बाद आपको क्या लगा कि यहाँ पे मैटर का एक पर्टिकुलर साइंटिफिक डेफिनेशन दिया गया है मास और वॉल्यूम के बेसिस पे। तो यहाँ से नोट क्या बन सकता है, बस 2 लाइन का नोट बन सकता है कि डेफिनेशन ऑफ मैटर। डेफिनेशन ऑफ मैटर करके आगे के लाइन में आप लिखोगे एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम, यहाँ पे स्पेस के बाद और करके स्लैश देके आप वॉल्यूम लिखोगे, इज कॉल्ड मैटर। फुल स्टॉप देके आप एक लाइन और साथ में जोड़ दोगे कि ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स। बस ये हो गया आपका पूरा। इस पैराग्राफ से आपको ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब एक मैटर कौन से स्टेट में रह सकता है। इसके बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पे, आपको पहले से ही आइडिया होगा कि मैटर 3 स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये 3 स्टेट किस चीज के ऊपर बेस करके बनाया जाता है, जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप है उसके ऊपर बेस करके ये 3 डिवीजन बनाया जाता है। कोई भी अगर मैटर है वो अल्टीमेटली किससे बना होगा, वो अल्टीमेटली माइक्रोस्कोपिक लेवल में एटम्स से बना होगा। करोड़ों अरबों एटम्स मिला के फिर एक मैटर तैयार होता है। अब वो एटम्स अगर बहुत कॉम्पैक्ट वे में रहे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के रहे, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, इस तरह से रहे, तो हम उसको सॉलिड नाम देते हैं। अगर थोड़ा सा बीच में गैप हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा गैप हो जाए सॉलिड से ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड। और अगर बहुत ही ज्यादा जगह लेके वो एटम्स फैला हुआ रहे तो फिर हम उनको गैस के तौर पे या गैसियस सब्सटेंस के तौर पे जानते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बोर्ड के लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। सो कोई भी एटम या पार्टिकल में एक इनहेरेंट एनर्जी होता है। इनहेरेंट शब्द का मतलब है अंदरूनी, उसके अंदर पहले से जो है। इनहेरेंट एनर्जी 3 टाइप का होता है, एक है ट्रांसलेशनल एनर्जी, एक है रोटेशनल एनर्जी और एक है वाइब्रेशनल एनर्जी। ऑन द होल ये 3 एनर्जी को हम एक साथ बोलते हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब अगर पार्टिकल्स के अंदर इनहेरेंट एनर्जी ज्यादा हो तो वो वाइब्रेट ज्यादा करेगा और इस वाइब्रेशन के ऊपर बेस करके गैप बनते जाता है। जैसे अगर कोई पार्टिकल
दोनों तरफ बस इतना सा ही वाइब्रेट करे तो उसको जगह कितना चाहिए? अपने आसपास इतना जगह चाहिए। अगर कोई पार्टिकल इतना ज़्यादा वाइब्रेट करे दोनों तरफ तो उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए, और अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट करने के लिए बस इतना सा ही जगह को चुने तो उसका वॉल्यूम इतनी सी जगह में ही लिमिटेड हो जाएगा। तो आप एक ऐसा सब्सटेंस को सोचो, ऐसा एक मैटर को सोचो जहाँ पे सब पार्टिकल्स अपने वाइब्रेशन के लिए इतना जगह ऑक्यूपाई करता है, तो फिर सबका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा और उस पार्टिकल्स के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा होंगे उस सब्सटेंस या मैटर में। तब उसको हम कहेंगे गैस। जो सबसे कम जगह लेता है उसको हम कहेंगे सॉलिड, और जो मीडियम टाइप का जगह लेता है उसको हम कहेंगे लिक्विड। और ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स में एनर्जी कितना है उसके ऊपर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल है और उसको आप हीट देते हो नीचे से, अगर उसको बर्नर पे गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। और ज़्यादा गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? वो गैस बन जाएगा या वेपर फॉर्म में आ जाएगा। जैसे वाटर, आप एक आइस क्यूब ले लो, आइस क्यूब को ऐसे ही छोड़ दो रूम टेम्परेचर में, तो वो जब 0 डिग्री से रूम टेम्परेचर मतलब लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आया तो वो सॉलिड से ऑलरेडी लिक्विड वाटर हो गया। अब जब आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड में लेके जाओगे तब वो वेपर या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल साइन का मतलब है कि अगर राइट हैंड साइड का चीज को आप बढ़ाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड का भी अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगा। और एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? एनर्जी बढ़ने से कोई भी पार्टिकल के वाइब्रेशन के लिए जगह बहुत ज्यादा लगेगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ने से ही होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो ये है टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर का जिस्ट। और आप जब ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो देखोगे कि यहाँ पे दो चीज मिसिंग है। एक मिसिंग है कि ये एनर्जी वाली बात, कि एनर्जी के वजह से गैप क्रिएट होता है, और दूसरा चीज क्या मिसिंग है? एनर्जी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से कैसे ये गैप बढ़ता है। तो वो दोनों मैंने आपको बता दिया फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड IIT JEE। अब इस पैराग्राफ को हम एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बेसिस में हम करेंगे नोट मेकिंग। हम नोट बना लेंगे एक, ताकि अगली बार स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने के लिए किताब ना देखना पड़े, हम नोट से ही पढ़ पाए। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स, मैंने आपको बताया था, in an orderly fashion and there is not much freedom of movement। freedom of movement मतलब वो particles अपने में वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास उतना जगह ही नहीं रहेगा। मतलब freedom of movement बहुत कम है। किसके केस में? सॉलिड के केस में। in liquids the particles are close to each other but they can move around। however in case of gases the particles are far apart, मतलब गैप बहुत ज्यादा है as compared to those present in solid or liquid state। एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट, मतलब यहाँ पे मूवमेंट का कोई बंदिश नहीं है, मूवमेंट कोई भी डायरेक्शन में कितना भी दूर तक हो सकता है, और मूवमेंट साथ ही साथ फास्ट भी है। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट वाला है सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। यहाँ पे देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस का मेन विजुअल डिफरेंस क्या है, मतलब विजुअली कोई भी बच्चा इसको कैसे डिफरेंस कर सकता है कि आपने एक सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि कोई क्यूब ले लिया, मान लीजिए शुगर क्यूब या फिर वुडन बना हुआ कोई भी आपने एक क्यूब ले लिया, और इस क्यूब को आपने कोशिश किया एक बीकर के अंदर रखने की जिस बीकर का साइज इससे छोटा है, तो क्या आप इस सॉलिड सब्सटेंस को इस बीकर में रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि सॉलिड सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर शेप है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। मतलब ये अपना शेप नहीं चेंज करेगा, वॉल्यूम भी नहीं चेंज करेगा। शेप मतलब ये दिखता कैसा है, और वॉल्यूम मतलब ये कितना जगह को ऑक्यूपाई करके रख रहा है। सो इसका शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज नहीं किया जा सकता। किसका? सॉलिड का। अब आप लिक्विड ले लो, मान लो कि ये एक आइस क्यूब है, इसको आपने टेम्परेचर देके रूम टेम्परेचर में ले आके 0 डिग्री से मेल्ट कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म, दैट इज वाटर हो जाएगा। अब आप एज्यूम करो कि इस मेल्टिंग प्रोसेस को आपने एक प्लेट में किया है, मतलब उस प्लेट में इसको आइस से मेल्ट करके वाटर फॉर्म में ले आए हो, तो अभी वो प्लेट में है, ठीक है। लेकिन इस प्लेट से इस बीकर में तो इसको डाल सकते हो, ग्लास बीकर में भी रह सकता है, या फिर आप कोई और कंटेनर में रखना चाहो तो उसमें भी ये रह जाएगा, ये पर्टिकुलर लिक्विड, ये लिक्विड वाटर। मतलब लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है।
नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम पर्टिकुलर होता है या फिर नहीं होता है, उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने जब प्लेट में इस वाटर को लिया था तब उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था वो जानने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो हम इस प्लेट से वाटर को डायरेक्टली एक मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर कर देंगे। उस मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर करने के बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे है। जैसे कि हमें मिला कि यहाँ पे 10 ml वाटर है, 10 मिलीलीटर अकॉर्डिंग टू दिस मेजरिंग सिलेंडर। अब उस 10 मिलीलीटर वाटर को हम जब बीकर पे ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या चेंज होगा या नहीं होगा? हमने बीकर में ले लिया, बीकर में लेने के बाद वापस मेजरिंग सिलेंडर में डाला तो हमने देखा कि 10 ml का 10 ml ही है। तो बार बार कंटेनर चेंज करने से शेप तो चेंज हो रहा है, मतलब शेप को हम डेफिनेट नहीं बोल सकते, लेकिन वॉल्यूम 10 ml का 10 ml रहेगा, मतलब वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, वॉल्यूम इज डेफिनिट। वही है यहाँ का सेकेंड पॉइंट कि लिक्विड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। नाउ व्हाट अबाउट गैस? इसको एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए एक कलरफुल गैस आप ले लो, जैसे कि क्लोरीन गैस। इसका कलर है येलोइश ग्रीन, और इस गैस को कोई भी एक बीकर में जिसका कवर है, मतलब ढक्कन वाला कोई भी एक बीकर में इसको रख दो, तो आप देखोगे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दैट गैस, पर्टिकुलर अमाउंट मतलब 10 ml अगर आपने उस गैस का वॉल्यूम लिया है तो वो 10 ml गैस जो कि येलोइश ग्रीन कलर का है वो पूरा बीकर को ऑक्यूपाई करके रहेगा। अब आप क्या करो, इस बीकर को उसी कंडीशन में मतलब कवर समेत और भी बड़ा एक कंटेनर में जिसको हम बोलेंगे डेसिकेटर, उसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए और ट्रांसफर करते ही उसके ऊपर भी आप कवर लगा दीजिए। अब क्या होगा, इन दैट केस ऑल्सो आप देखोगे कि वो डेसिकेटर के अंदर कंप्लीटली वो क्लोरीन गैस पूरी तरीके से छा चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि उस डेसिकेटर के पर्टिकुलर कोई एक पोर्शन में वो गैस है, बल्कि पूरा डेसिकेटर जुड़ के वो गैस आपको दिखने को मिलेगा। लिक्विड के केस में क्या होता, लिक्विड के केस में अगर यहाँ पे XML लिक्विड है तो वो लिक्विड डेसिकेटर में या फिर कोई और कंटेनर में जाने के बाद थोड़ा सा ही जगह ऑक्यूपाई करता, जितना उसको चाहिए उतना ही जगह ऑक्यूपाई करता और बाकी का जगह हमें खाली दिखता। लेकिन इन केस ऑफ गैस वॉल्यूम पूरी तरीके से चेंज हो जा रहा है। मतलब इस छोटी सी बिकर का अगर वॉल्यूम है 20 ml तो ये 10 ml 20 ml में पहले कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इस डेसिकेटर में इसको ट्रांसफर करेंगे और अगर इस डेसिकेटर का वॉल्यूम है 2 लीटर तो ये 10 ml बन जाएगा 2 लीटर। मतलब वो गैस मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, कौन सा, क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल्स, और पूरा कंटेनर के जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। सो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि गैस का ना पर्टिकुलर कोई शेप है ना पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम है। अब हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का प्रॉपर्टी। शेप वाइज कैसा होता है, वॉल्यूम वाइज कैसा होता है, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनर्जी वाइज कैसा होता है। सॉलिड के केस में शेप होता है डेफिनिट और वॉल्यूम भी होता है डेफिनिट, मतलब एक पर्टिकुलर शेप का होगा और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का होगा। लिक्विड के केस में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, मतलब ये इनडेफिनिट, लेकिन वॉल्यूम होगा डेफिनिट। 10 ml लिक्विड लोगे, उसको चाहे कोई भी कंटेनर में डालो वो 10 ml ही रहेगा। इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस शेप भी होगा इनडेफिनिट और वॉल्यूम भी होगा इनडेफिनिट। नाउ व्हाट अबाउट एनर्जी? किसका एनर्जी मतलब पार्टिकल का अंदरूनी एनर्जी, इनहेरेंट एनर्जी ज्यादा होगा और किसका कम होगा? इन केस ऑफ एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल में सबसे कम होगा, मतलब लोएस्ट एनर्जी है, इसीलिए वो ज्यादा वाइब्रेशनल मोशन या ट्रांसलेशन मोशन नहीं दिखाता है और इसीलिए वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रह सकता है इन केस ऑफ सॉलिड। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा फैल के रहता है पार्टिकल्स, सो हाई एनर्जी। एंड इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस सबसे ज्यादा एनर्जी रहता है, सो हाईएस्ट एनर्जी। ये है मैटर के 3 स्टेट्स। अब ये 3 स्टेट छोड़ के 2 और एडिशनल स्टेट्स हैं। अब वो 2 एडिशनल स्टेट कौन सा है? एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट और दूसरे को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आप इसको भी नोट करके रखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है कोई भी मैटर को, मतलब सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड सब्सटेंस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर देना पड़ता है, और ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे तो वो गैस बन जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर आप दोगे तो वो आ जाएगा आयनिक स्टेट में, और उस आयनिक स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा।
सो ये है एक हाई टेम्परेचर स्टेट और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा कंडीशन। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है, ये ठीक उल्टा है। जैसे आइस को हम मानते हैं कि ये कोल्ड मैटर है। कोल्ड मैटर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, बहुत ठंडा है, मतलब कोल्ड सब्सटेंस है। लेकिन हमें आइडिया भी नहीं कि टेम्परेचर कितना डाउन हो सकता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा डाउन होने का लिमिट है -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ तक टेम्परेचर डाउन हो सकता है और यहाँ तक ले जाने का कोशिश बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में होता है और उसमें पाया गया है। और जो सब्सटेंस ऐसे सुपर कूल्ड कंडीशन में रह सकता है उसको हम बोलेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो आपको ऑलरेडी पता था सॉलिड, लिक्विड, गैस और साथ में मैंने 2 और बता दिया, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा गया कि मैटर के कितने टाइप ऑफ स्टेट होते हैं तो आप सीधा सीधा 3 लिखना, 5 मत लिखने जाना। अगर अलग से कोई पूछे जेईई एडवांस टाइप के क्वेश्चन में कि मैटर का मैक्सिमम कितना स्टेट हो सकता है और आप उसका नाम लिखो, तब आप प्लाज्मा को और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को कंक्लूड करोगे और लिखोगे कि मैक्सिमम 5 स्टेट हो सकता है। इस पेज में जो फर्स्ट पिक्चर है उस पिक्चर में मैंने जो कहा था वही दिखाया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैसे रहता है और एक कंडीशन से मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए हीटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है और गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड और वापस सॉलिड में ले आने के लिए कूलिंग कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा।